मैं हूँ राजनीति में बॉक्सर, इसलिए मैं आया हूँ डॉक्टर। गरीबों के विकास की होती है मेरी चाल, इसलिए मेरा कोई भी नहीं कर सकते है बाका बाल। नमस्कार। आज हम हैं लक्सर विधानसभा क्षेत्र में। लक्सर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी आए हुए हैं। इनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। ये इस पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं सेठपाल सिंह जी, अंकित कुमार जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, देवेंद्र सिंह जी प्रदेश महामंत्री हैं और बाकी सारे पदाधिकारी हैं। अब सवाल ये आता है कि लक्सर विधानसभा में इस कार्यक्रम को करने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं जिक्र देहरादून का होता है। हरिद्वार जिले की अगर हम राजनीति की बात करें तो कार्यक्रम कहीं ना कहीं हरिद्वार में होते हैं और साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट का कारण, उसका आधार क्या है। आइए देखते हैं, पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे, लोगों से हम बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको जरूर देंगे। आइए हमारे साथ। तो हमारी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि यहाँ पर गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे नहीं हो पाता, तो जिससे किसान काफ़ी दुखी रहते हैं और गन्ना का पेमेंट बढ़ा भी नहीं रही मिल। तो यही है कि हम अपने मंत्री से आगाह करेंगे, इस पर जरूर सरकार से अनुरोध करेंगे। और आप सब लोग आए, आप लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए मैं हूँ राजनीति में बॉक्सर, इसलिए मैं आया हूँ डॉक्टर। मेरा प्यारा जिला है हरिद्वार, मेरा प्यारा जिला है हरिद्वार। सेठपाल सिंह और अंकित की यहाँ नहीं होगी हार। मैं मंत्री पद पर हो गया हूँ स्वार, मंत्री पद पर हो गया हूँ स्वार, क्योंकि मेरे साथ है उत्तराखंड का हरिद्वार। आपके नेता है अंकित कुमार और सेठपाल। आपके नेता है अंकित कुमार और सेठपाल। मैं आया हूं पूछने आपको आपका हाल। गरीबों के विकास की होती है मेरी चाल, गरीबों के विकास की होती है मेरी चाल, इसलिए मेरा कोई भी नहीं कर सकते है बाका बाल। तो आज ये जनसभा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सेठपाल सिंह को राज्य का अध्यक्ष बनाने के बाद ये पहली सभा लक्सर में हो रही है। रिपब्लिकन पार्टी अभी छोटी पार्टी है, लेकिन आप लोग अगर साथ दे दोगे तो हमारी पार्टी बड़ी पार्टी हो सकती है। अपने पार्टी के 2 एमएलए नागालैंड में चुनकर आए हैं, अपनी पार्टी महाराष्ट्र में है, अपनी पार्टी साउथ इंडिया के सभी राज्यों में है, अपनी पार्टी नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों में है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी काम करती है। और बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन है गरीबों को मदद करना, किसानों को मदद करना, दलित आदिवासियों को मदद करना। चाहे किसी भी जाति के लोग हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो या कोई भी जाति के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, जैन हो। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान जो बताता है कि सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर अपने को देश को चलाना है। देश का संविधान बोलता है कि अपना देश की यूनिटी बरकरार रखो, अपने देश की तरफ कोई भी उंगली उठाने का काम ना करे। हमारी एकता मजबूत रहेगी। हम ताकत से अगर हम मजबूत रहेंगे तो चाइना की बिल्कुल हिम्मत नहीं है हमारे तरफ
टेढ़ी नजर से दिखने की। हमारा लश्कर बहुत बड़ा मजबूत है। यहाँ तो लश्कर है, लेकिन हमारा लश्कर जो है, लश्कर बहुत ही मजबूत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने बजट में इस वक्त डिफेंस के लिए 6 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। हमारी आर्मी बहुत बड़ी हिम्मत वाली है। हमारे आर्मी ने कारगिल का युद्ध जीता था। एक बार 1962 में दोस्त दोस्त करके, मित्र मित्र कहकर चाइना ने अचानक हमारे ऊपर हमला किया था। लेकिन आज चाइना की हिम्मत नहीं है। चाइना हमारे साथ कोई दो हाथ नहीं कर सकता है। दो हाथ करने की कोशिश उन्होंने बीच में की थी, लेकिन हमारे नौजवानों ने उनको लथाड़ने का काम किया था। आज हम बहुत बड़े मजबूत है। वो भारत आज का नहीं है। आज का भारत है नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज का भारत हमारा एनडीए का भारत है। आज का भारत विकास की दिशा से आगे जा रहा है। और जो आपकी समस्या है, गन्ना किसानों की समस्या है, गन्ने के पैसे नहीं मिलते हैं, तो अगर जिस फैक्ट्री में आपका गन्ना जाता है, अगर मैं पलटा दूंगा मेरा पन्ना, अगर मैं पलटा दूंगा मेरा पन्ना, तो जरूर आपका मजबूत हो जाएगा गन्ना। तो मतलब गन्ना के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। मतलब उनका पैसा जो है, वो पैसा उनको मिलना चाहिए। जो अचानक बारिश आ गई, बारिश अचानक आने से फसल जो है, फसल बहुत बड़ी बर्बाद हो गई है। जरूर मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मैं उनको पत्र भी भेज दूंगा। और ये लक्सर के लोगों ने, हरिद्वार के लोगों ने मेरे पास समस्या रखी है, और मतलब जिनका नुकसान हुआ है उसको राज्य सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तो मदद मिलनी चाहिए। उसके लिए भी मैं जरूर कोशिश करने वाला हूं। यहाँ जो जेके टायर नाम की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। या 5000 लोग काम करते हैं। टायर है इसलिए हमारी गाड़ी चलती है। गाड़ी अगर टायर नहीं रहेगा तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी नहीं चलती थी तो मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता था। जेके टायर ने टायर बनाने का बहुत बड़ा काम शुरू किया है। तो टायर तो होता ही है। गाड़ी चलाने के लिए टायर, और चाइना को और पाकिस्तान को दिखाने के लिए फायर। मतलब इनको हमारा फायर, हमारी ताकत है। तो जेके टायर में 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एरिया में आ जाएगी तो लोकल लोगों को भी मतलब नौकरी मिलती है। लेकिन अगर ऐसे उद्योग अगर अपने एरिया में आते हैं तो लोकल लोगों को मैक्सिमम वहां नौकरी मिलनी चाहिए। कम से कम 80% लोगों को वहां नौकरी मिलनी चाहिए। जेके टायर के जो मालिक सिंगानिया जी है, उनसे मैं बात करूंगा। जो लोग 10-10 साल से, 12-12 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, ऐसे लोगों को टप्पे टप्पे से परमानेंट करना चाहिए। एकदम परमानेंट करना आपके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन टप्पे टप्पे से जो लोग 10 साल काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को परमानेंट करने का भी निर्णय जेके टायर कंपनी के मैनेजमेंट ने लेना चाहिए। उसके लिए भी मैं कोशिश करने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिनके पास कच्चा मकान है, उनको पक्का मकान देने का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज तक मतलब कम से कम 3-3.5 करोड़ लोगों को देश भर में शौचालय के साथ मकान देने का काम पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने ये जनधन योजना शुरू की। जनधन योजना ऐसी थी कि जो बैंक में अकाउंट होते थे, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट होते थे, लेकिन आम आदमी ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था।
कभी बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोला था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम शुरू की और आज तक कम से कम 48 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट बैंक में खोले हैं। आपको मालूम है कि गांव-गांव में, घर-घर में चूल्हे पर खाना पकाने का काम हमारी माँ बहनें करती थी। खाना पकाते पकाते चूल्हे में खाना पकाते पकाते आंखें लाल बुंद हो जाती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि उनके घर में गैस कनेक्शन आना चाहिए और उनको फ्री में गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन देने का निर्णय हुआ और आज तक भाई और बहनों कम से कम 9 करोड़ लोगों को देश भर में गैस कनेक्शन मिले हैं। जो मुद्रा योजना थी, बैंक वाले बहुत बड़े परेशान करते थे, छोटा मोटा लोन लेने के लिए बहुत बड़ा परेशान करते थे, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, इसी तरह की तकलीफ देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बैंक वालों को आदेश दे दिया कि ज्यादा पेपर मत मांगो और आधार कार्ड है, बाकी का 1-2 पेपर ठीक है, लेकिन वो जो जमानत लाओ, ये लाओ वो लाओ, इसी तरह की जो बातें थी उसको रोककर डायरेक्ट लोन देने का आदेश दिया गया और आज तक मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन होता है। ये लोन कम से कम 36 करोड़ लोगों को आज तक पूरे देश में मिला है। 36 करोड़ लोगों को लोन मिलने से उन्होंने अपना छोटा मोटा धंधा शुरू किया। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग काम करते थे। कई लोगों को रोजगार मिला है, स्वयं रोजगार मिला है। मेरे मंत्रालय की शेड्यूल कास्ट के लिए एक योजना है, वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड ये स्कीम ऐसी है कि हम 15 करोड़ तक उनको लोन देते हैं, इसका इंटरेस्ट भी कम होता है। तो ऐसा लिमिटेड कंपनी बनाकर शेड्यूल कास्ट के नौजवानों ने, हमारी माँ बहनों ने, मतलब हमारे मंत्रालय के पास वेंचर कैपिटल फंड के पास अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो वो कर्जा मंजूर करने का काम मैं करूंगा। आपको पूरी मदद करने के लिए मैं इधर आया हूं। बहुत सारी स्कीम है, एमएसएमई की स्कीम है, ग्रामीण उद्योग जो होते हैं, ग्रामीण उद्योग के लिए 70%, 60%, 50%, 80% सब्सिडी होती है। एमएसएमई के माध्यम से अगर 1 करोड़ का कोई रोजगार अगर आप लगाते हैं तो उसमें खाली 10 लाख रुपए भरना पड़ता है, 90 लाख रुपए एमएसएमई डिपार्टमेंट का मिलता है। और ग्रामीण उद्योग अगर आप शुरू करोगे तो उसमें 100-150 लोगों को रोजगार मिलता है। इसी तरह मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं, खादी ग्रामोद्योग की बहुत सारी योजनाएं, उसमें 35% उसमें सब्सिडी मिलती है। तो सभी लोगों ने नौकरी के पीछे नहीं लगना चाहिए, अपना स्वतंत्र उद्योग शुरू करने के बारे में भी अपने विचार करने की आवश्यकता है और अपने घर की स्थिति अच्छी करनी है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। शिक्षा के लिए मेरे मंत्रालय की स्कॉलरशिप की स्कीम है। हर साल में 60-70 लाख स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप देते हैं। फॉरेन ओवरसीज स्कॉलरशिप है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, रशिया में और मतलब अनेक देशों में, यूक्रेन में बहुत सारे अपने स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वहाँ युद्ध चालू है, किसी स्टूडेंट को वहाँ भेजना नहीं है। मतलब वहाँ के पूरे स्टूडेंट अपने इधर आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन में भी थे। जब युद्ध शुरू होने के पहले बहुत सारे स्टूडेंट को हमारे सरकार ने प्लेन से इनको यहाँ लाया। तो ऐसे ही मेरे मंत्रालय की ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, तो वो भी मतलब आप लोग शेड्यूल कास्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी हम मतलब मदद करते हैं। मेरे मंत्रालय की दिव्यांगजन की स्कीम है। देश भर में 11 के सेंसस के मुताबिक 2 करोड़ 68 लाख इतनी दिव्यांगजनों की संख्या है और दिव्यांगजनों के लिए हम साहित्य बांटते हैं। उनको मतलब कान की मशीन है, आर्टिफिशियल हाथ है, पैर है और कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्टिक है, ऐसा उनको लगने वाला जो भी साहित्य है, ये पूरा साहित्य फ्री में देने का काम हमारा मंत्रालय करता है। और अभी तक हम हर जिले में कैंप लेते हैं,
3,000, 4,000, 5,000 लोगों को साहित्य बांटते हैं और ऐसे कम से कम 1150 से ज्यादा कैंप हमने 9 साल में लिए हैं और कम से कम 30-40 लाख हमारे दिव्यांगजनों को हमने साहित्य बांटा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिव्यांग मतलब उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं, उनके पास एबिलिटी होती है। हमारे गायक थे, उनका हाथ एक हाथ उनका नहीं था, लेकिन उनका आवाज इतना अच्छा है कि उसको डिसेबल कहना ठीक नहीं है, उनका अपमान करना ठीक नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिव्यांगजन इसी तरह का नाम उनको दे दिया। और ये बहुत बड़े क्लेवर होते हैं, बहुत बड़े, अगर उनको दिखता भी नहीं है तो जिन लोगों को आंखें है वो जो देखना नहीं चाहिए वो ज्यादा देखते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं। लेकिन जिनको आंखें नहीं है वो मतलब जो देखना है वही वो देखता है। उनके पास बहुत बड़ी बुद्धि होती है, चलते चलते वो बहुत बड़ी उनके पास स्मरण शक्ति होती है। बहुत सारे दिव्यांगजन आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ड्राइंग इतना अच्छी निकालते हैं। एक तो मैंने ऐसा दिव्यांगजन देखा, इसको 2 हाथ नहीं है, 1 पैर नहीं है, लेकिन 1 पैर से इतना ड्राइंग अच्छा निकालता है, उसमें कलर बहुत अच्छे मतलब वो करता है, तो उसको दिव्यांगजन कहना ठीक, मतलब उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है। इसीलिए मतलब उनके लिए भी हमारा मंत्रालय काम करता है। और मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 1,59,000 करोड़ का है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का 23-24 का बजट है। और सभी मतलब दलित है, ओबीसी है, डीएनटी है, दिव्यांगजन है, ट्रांसजेंडर है, अनाथ है, ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। तो इसी तरह आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। मेरा मंत्रालय है 101 शास्त्री भवन, मेरा कोठी है 11 सफदरजंग रोड, जहाँ रेसकोर्स है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोठी है, और जहाँ इंदिरा गांधी जी का मेमोरियल सफदरजंग रोड पर, उसी रोड पर मेरी कोठी है। आप कभी भी मेरे साथ सेठपाल को लेकर और हमारे अंकित कुमार को लेकर आप मेरे पास आ सकते हैं। कोई भी समस्या आपकी होगी तो वो समस्या हल करने के लिए जरूर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ के उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, ये मुख्यमंत्री जी मेरे अच्छे पहचान के हैं, और कोई भी काम अगर होगा तो जरूर आप मेरे पास आ सकते हैं। केंद्र का कोई भी काम होगा, दिल्ली का कोई भी काम होगा तो आप मेरे पास आ सकते हैं। सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को मैं न्याय देने की कोशिश करता हूं, और मेरी पार्टी सभी जाति धर्म की पार्टी है। ये पार्टी खाली दलितों की पार्टी नहीं है, और मेरी पार्टी लोगों के लिए काम करती है। मेरी पार्टी गरीब है, खेत मजदूर है, कामगार है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। हमारे मंत्रालय ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं ऐसे लोगों को आरक्षण मिलता नहीं। इसीलिए 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, मेरे मंत्रालय ने 10% आरक्षण सवर्णों में जो गरीब लोग हैं ऐसे लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं कि वो निर्णय से हमें चिंता नहीं है 2024 की। बाकी की पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक साथ आते हैं, एक बाजू में नरेंद्र मोदी और दूसरे बाजू में 100 नेता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो मतलब उसकी कोई हमें चिंता नहीं है। 2024 में जनता हमारे साथ है, आप हमारे साथ है, आप हमारे है साथ, इसलिए हमारे मजबूत है हाथ। आप तो हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई चिंता नहीं है। बाकी उनको क्या करना है उनको करने दो, हमारे खिलाफ जो कुछ बोलना है वो बोलने दो, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम विकास का काम करते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का नारा है, नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है, और उनका सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। आज देश में चमकने वाला है नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छा तारा। आज देश में चमकने वाला है
नरेंद्र मोदी जैसा एक ही तारा, और 2024 में हम कांग्रेस और बाकी के लोगों के बजा देंगे बबारा। तो ये बबारा बजाने के लिए आप लोगों ने हमको साथ देना है। और आज यहाँ सेठपाल सिंह और अंकित जी ने यहाँ ये सभा यहाँ रखी, और यहाँ हमारे राम सिंह जी उपाध्यक्ष इधर आए हैं, यहाँ हमारे योगेंद्र चौधरी, कुलजीत चौधरी, निर्मला अग्री, प्रदीप कुमार आर्या, देवेंद्र सिंह, श्रवण कुमार, प्रदीप कुमार और हमारे नजाकत अली, मतलब यहाँ पूरी जाग गई है या लश्कर की गली गली, जाग गई है लश्कर की गली गली। और बहुत ही तेजी से भाषण दे रहे थे हमारे नजाकत अली। तो नजाकत अली ये हमारे माइनॉरिटी के लिए लीडर है, और हम माइनॉरिटी के भी साथ है, हम आपके भी साथ है। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को मैं रमजान का ये महीना है, रमजान के महीने की मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और हिंदू मुसलमान हम सब लोग एक है, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए आप बड़ी संख्या में यहाँ आए, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे मंत्रालय की जो योजना है लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा चल ही रहा है, और जो काम बचा है वो बचा हुआ काम भी पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। इस तरह मतलब गरीबों को न्याय देने की कोशिश हमारी सरकार की है, और बहुत सारे दिनों से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा हमने किया था, और मैंने अभी बताया है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को अभी तक हमने उसी तरह के मकान दे दिए हैं। बाकी जो भी योजनाएं पूरी करने की कोशिश हमारी है। हमारा जो बजट होता है बजट लोगों के लिए होता है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे, और इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका दे दिया। और कांग्रेस पार्टी लगातार मतलब ये काम मतलब भ्रष्टाचार का करती रही। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि आप भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आप 70 साल तक सत्ता में थे, तब आपने भारत को जोड़ा नहीं किया, और अभी आपको भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई है। तो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश हमेशा राहुल गांधी करते रहते हैं। आपको मालूम है कि 2019 में राफेल के मुद्दे पर उन्होंने इतना घेरने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए बोला, और राफेल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसी तरह की भूमिका रखी। तो हमारी सरकार में एक भी इंसाफ इसलिए नहीं है कि वो भ्रष्टाचार का मामला कोई हमारे माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से सामने आया है। हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, और इसीलिए मतलब 2024 का जो मैदान है ये सबके लिए खुला है। सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक साथ आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। बीच में जो एक वर्ल्ड में सर्वे हुआ था, उसमें सभी नेताओं का जायजा किया गया, और नरेंद्र मोदी जी को नंबर 1 का नंबर उन्होंने दे दिया है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जनता में पॉपुलर नेता है। बाकी के पार्टियों के नेताओं में तो वो तो अटैक करते रहते हैं, और आप कितना भी इकट्ठा आइए, लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी की कैप्टनशिप में हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम 2024 के मैच कौन से भी हाल में जीतेंगे, और 350-400 रन निकालने का हमारा प्लान है, और उसी तरह की काम हमारा चल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। जहाँ तक यहाँ किसान गन्ना का विषय है, तो गन्ना के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, इसी तरह का भी मतलब सवाल मुझे बताया गया है। ज़रूर मैं संबंधित जो कोई फैक्ट्री के मालिक है उनसे मैं बात करूँगा, और उसके साथ साथ जो फसल अभी जो अचानक बारिश आने से बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, धामी साहब को मैं पत्र लिखूंगा, और उनके साथ भी मैं फ़ोन पर बात करूंगा, और हरिद्वार के और जो उत्तराखंड में जो बारिश से नुकसान हुआ है उनको मदद करने के लिए उनको मैं ज़रूर बताऊंगा। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष क्या बता रहे हैं यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को लेकर, क्या स्थिति? हाँ, मतलब हमारा सेठपाल सिंह जो है ये हमारा उद्योगपति भी है, वो मतलब अच्छा एक्टिव भी नेता भी है,
और उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी है, तो पूरे उत्तराखंड में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसके बाद देहरादून में भी एक सम्मेलन हम रखेंगे और हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करके आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ दोबारा मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। और पार्टियों से भी आपका मिलता जुलता रंग है, नीला ही है आपका रंग, तो और पार्टी और आपकी पार्टी कैसे अलग है सर उनसे? हमारी पार्टी जो है, हमारा रंग नीला है। नड्डा जी के साथ है, तो हमारी पार्टी दूसरे नेताओं से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, एक सवाल और है सर, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर क्या कहेंगे? उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो मुझे लगता है कि आप क्या सोचते हैं? लोकतंत्र की हत्या हुई नहीं है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो, कानून से कोई आदमी बड़ा होता नहीं है। जब सूरत के कोर्ट ने जब राहुल गांधी जी ने केरल में बोला था कि सभी मोदी जी चोर है, तो सूरत के एक मोदी ने मतलब सूरत के कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया था और उसमें उन्होंने मोदी कम्युनिटी का अपमान हुआ है। मोदी कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी है और उनका अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया है, ऐसा रिट पिटीशन था। तो सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनवाई। आप लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप के जो एमपी फैजल है, उनको भी इसी तरह की सजा हुई थी कल और उनकी भी मतलब उसका डिस्क्वालिफिकेशन उनका हुआ था और उनको कोर्ट ने अभी दोबारा मतलब मेंबरशिप बहाल की है। अभी राहुल गांधी भी कोर्ट में जा सकते हैं और सूरत के कोर्ट का भी और क्या निकाल आता है। तो और इसमें राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन में बीजेपी का मोदी सरकार का कोई संबंध नहीं है। नियम के मुताबिक मतलब उनका सेक्रेटरीट ने जो पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट है, उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया है। इसमें कोई लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। अगर कोई मोदी जी को कुछ कह देगा तो पूरे ओबीसी समाज की इसमें वो होगी क्या बदनामी? नहीं, खाली मोदी ने वो सभी मोदी को बोला था, सभी मोदी जी को सभी मोदी चोर है, इसी तरह का बोला था। तो मोदी कम्युनिटी वहाँ बड़ी कम्युनिटी है, ओबीसी में बड़ी कम्युनिटी है। समय दे सकते थे, अभी इसमें समय था कि उसकी सदस्यता, राहुल गांधी जी की सदस्यता ना रद्द की जाती, उसके लिए 1 महीने का समय लगता, लेकिन इतनी तत्परता क्यों दिखाई गई एकदम से? नहीं, वो तो जब सज़ा सुनाई जाती है तब इमीडिएटली एक्शन होती है। फैजल पर भी इसी तरह की एक्शन हुई थी, इसके पहले भी ऐसी एक्शन हुई है। तो राहुल गांधी पर ही जानबूझकर ऐसा कुछ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके बारे में हमको आदर है, लेकिन नियम के मुताबिक कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में आपकी पार्टी लगातार बढ़ रही है, जो लोग जुड़ रहे हैं उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, तो अभी हमारी पार्टी में जिस तरह आज की जनसभा है, ये बहुत बड़ी ना भी सही, लेकिन हमारी जनसभा में लोग अच्छी संख्या में आए थे और इसी तरह हम जगह जगह पर जिले जिले में ऐसी सभा करेंगे और पूरे उत्तराखंड में हमारी पार्टी मतलब मजबूत करने का हमारा संकल्प है। हमारे सतपाल सिंह के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह पहली सभा उन्होंने रखी थी, तो अभी हर जगह जगह पर ऐसी सभा होगी और हम लोगों को संगठित करेंगे। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको इकट्ठा करने का संकल्प हमारा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन यही था कि सबको एक साथ लाइए, देश में समानता प्रस्तावित करने का काम करो। ये बाबा साहब का मिशन था, इसीलिए वो काम हम कर रहे हैं। आपने जो जिन योजनाओं का नाम लिया है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, ऐसा भी अब तक देखा जाता है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि गरीबों तक जो योजनाएं पहुंची है, अगर और भी कोई बाकी है तो उनकी तरफ वो योजनाएं पहुंचेगी। मतलब योजना का काम चल रहा है और उसमें जो बाकी लोग हैं उनको तक भी योजना पहुंचेगी। अभी इतने लोगों तक योजना पहुंची है, बाकी के लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश हमारी है। 2024 में भी सर, यहाँ पे अभी आप इलेक्शन लोग लड़ेगी जो है आपकी पार्टी? अस्तित्व अपना जमाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, अपनी पार्टी का अलग से, लेकिन भाजपा के प्रति आप एकदम से विनम्र दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार कैसे आप लोगों की अस्तित्व जमेगा यहाँ? नहीं, भाजपा के साथ हम हैं, हम सरकार में है, भाजपा के साथ है, मेरी पार्टी एनडीए में है, तो विनम्र का विषय तो नहीं है। भाजपा हमारा मित्र पार्टी है तो अपना और इंडिविजुअल कैसे बेस बनेगा सर? हाँ, तो इंडिविजुअल मतलब हमारी पार्टी हम खड़ी कर रहे हैं। अगर भाजपा के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटों पर हमको सफलता मिल सकती है। अच्छा,
बसपा चलो। और आरपीआई में बार बार यही किया जाता है, बसपा के ऊपर आप लोग सवाल करते रहते हैं, तो जबकि दोनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं सेम नजर आता है, अंतर क्या है दोनों में? नहीं, मुझे लगता है कि अंतर दोनों में यही है कि मतलब हम जो काम करते हैं खाली चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी खाली चुनाव लड़ने का काम करती है, बाकी के इशू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे देती है। अभी आपने कहा ना हमें पार्टी बढ़ानी है तो चुनाव लड़ना है, उद्देश्य तो चुनाव लड़ना ही है ना। हाँ तो ठीक है ना, अभी चुनाव लड़ना है तो हमारी पार्टी हमारा काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी उनका काम अंतर क्या कर रही है। इस पार्टी को आखिर लोग ज्वाइन करें, इस पार्टी को तो क्यों ज्वाइन करें? दोनों तो सेम नजर आती हैं, दोनों के उद्देश्य सेम नजर आते हैं। नहीं, दोनों के नज़र सेम आते हैं, लेकिन हमारी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और बाबा साहब ने स्थापित की हुई हमारी पार्टी है, इसीलिए लोगों ने नहीं, मायावती की पार्टी तो बाबा साहब की पार्टी तो नहीं है। मायावती ने कांशीराम जी ने वो पार्टी को स्थापित किया है और हमने तो ऐलान किया था कि अगर दलितों की यूनिटी करनी है तो मायावती ने आरपीआई में आना चाहिए। मायावती को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार है। अगर एक ही अगर उद्देश्य हमारा है तो अलग अलग हम क्यों, तो उन्होंने हमारे पार्टी में आना चाहिए, ये हमारा उसके लिए उनके सामने हमारा प्रस्ताव है। उत्तराखंड में आपकी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी? नहीं, अभी अभी मंत्री जी ने बात की है ना, आपको सब बता दिया मंत्री जी ने किस तरह से लड़ेगी नहीं लड़ेगी? आप अभी हम भाजपा के साथ में हैं, भाजपा के साथ में ही रहेंगे। भाजपा 2024 में यहाँ पे जीत के जाएगी। नहीं, मतलब ये प्रदेश अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? भाई जैसा मंत्री जी ने बोला है उसके अकॉर्डिंग तो होगा ना। उसके अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन क्या लग रहा है, लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। मंत्री जी ने सब बता दिया है, फिर आप बार बार सवाल कर रहे हो। हाँ, तो लड़ेगी नहीं ना, ये तो श्योर। नहीं लड़ेगी। अभी अभी हम अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। 27 की तैयारी करेंगे आप? 27 की तैयारी होगी, मंत्री जी आगे की बताएंगे। अब मंत्री जी आते रहेंगे यहाँ पर। जब वो आएंगे तो बताएंगे, मतलब 27 की तैयारी है, ये भी कंफर्म नहीं है। नहीं, तैयारी तो है। लेकिन लोकसभा तो नहीं लड़ेंगे ना, तो पक्का हो गया। नहीं, अभी ये तो अभी मन चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन लगभग समझ में आ रही है और मंत्री जी जो रामदास अठावले जी हैं वो यहाँ से अब जा रहे हैं। बहुत से लोगों से हम बात करेंगे कार्यक्रम को लेकर के कि आखिर क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या कहानियाँ नहीं हैं, और हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है। देखते हैं ये लोग चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। 27 को देखेंगे या 24 को देखेंगे, जो कुछ भी होगा यही सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।